राधे राधे। हेलो एवरीवन, लेट्स बिगिन विद द न्यू एपिसोड। मैं रिकैप को छोटे रूप में बता देती हूँ कि अधिराज जी ने माही को जो है वो ऑफिस जाने के लिए मना लिया है, उसे थोड़ा सा ब्लैकमेल करके कि तुम मुझे अपने दादू की तरह नहीं मानती हो। और माही के पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए उसने भी धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगी। बताइए कब से जाना है ऑफिस? तो अधिराज जी ने कहा, कल सुबह से ही। बल्कि मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। आखिर मेरी माई का पहला बार ऑफिस जा रही है। अब आगे। एक पॉश एरिया में बना हुआ छोटा सा मगर खूबसूरत सा घर। इस घर में एक छोटे से जिम में एक औरत पंचिंग बैग पर प्रैक्टिस कर रही थी। इस वक्त उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपने बालों की हाई पोनी बनाई हुई थी और बिना ग्लव्स पहने वो पंचिंग पर पंच की जा रही थी। तभी वहाँ दूसरी औरत ने आते हुए कहा, बस भी करो सोना, कब से प्रैक्टिस कर रही हो? ये कोई और नहीं, सोना थी, आलिया की माँ। और जो औरत अभी अभी जिम के अंदर आई थी वो राधा। सोना ने रुकते हुए कहा, राधा, तुम्हें जो काम कहा है वो काम कर लिया तुमने? राधा ने पानी की बोतल सोना की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हाँ, मैंने तुम्हारी मीटिंग उसे फिक्स कर दी है और आज दोपहर को ही तुम्हें उसे मिलने जाना है। सोना ने बोतल को ओपन कर अपने होठों पर लगाया और घूट घूट पानी पीने के बाद उसने बोतल वापस राधा को पकड़ाते हुए उसके हाथ में पकड़े एक छोटे टॉवल को अपने चेहरे से पसीने को पोंछते हुए कहा, उसे अभी मेरी आइडेंटिटी तो नहीं बताई ना? राधा ने कहा, डोंट वरी सोना, मैंने बस तुम्हारा नाम ही उसे बताया है, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सुनकर सोना मुस्कुराने लगी तो राधा ने कहा, तुम तो ऐसे मुस्कुरा रही हो जैसे कि मैं बेवकूफ़ हूँ और कोई काम ढंग से नहीं करती हूँ। राधा ने ये बात मुंह बनाते हुए कही तो सोना ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, तुम बेवकूफ़ नहीं हो, बल्कि तुम तो वक्त के साथ और भी इंटेलिजेंट हो गई हो। राधा ने वहीं पर रखी एक स्टूल के ऊपर बैठते हुए कहा, सोना, मुझे एक बात समझ नहीं आई। जब तुम उस कैद से आज़ाद हो गई तो सीधा अपनी बेटी से मिलने क्यों नहीं गई, बल्कि तुमने कितने सालों तक इंतज़ार किया था उससे मिलने का? ये सुनकर सोना ने फेस का एक्सप्रेशन थोड़े से सीरियस हो गए। उसने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, क्या मेरी बेटी को का मुझे उस हालत में देखना सही था राधा? तुम जानती हो ना कुछ महीने पहले मेरी क्या हालत थी? सोना ने ये बात सही कही थी, क्योंकि कुछ महीने की सोना में और अब की सोना में जमीन आसमान का अंतर था। वो सोना कई सालों से जंजीर में बंधी एक बेबस औरत की तरह थी और आज की सोना काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रही थी। उसकी तो कुछ महीनों में ही काया पलट हो गई थी। अब भले ही वो 40 साल की थी, लेकिन उसकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं लगती थी। उसके चेहरे पे पहले से काफ़ी ग्लो आ गया था। एक चीज़ जो आज भी पहले वाली सोना में और आज की सोना में नहीं बदला था, वो था उसकी आंखों में बसी हुई वो बदले लेने की आग, जो ना पहले कम हुई और ना आज कम हुई। राधा ने कहा, पर सोना, मुझे लगा था कि। तभी सोना ने उसकी बात काटते हुए कहा, मैं तुम्हारी बात समझ नहीं रहा था। तुम जानती हो इसका दूसरा कारण भी है। दरअसल उस रहेजा ने मेरी बेटी के दिमाग में इतने सालों में खौफ भर के रखा है। वो काफ़ी डरी सहमी सी रहती है। तुमने भी तो मुझे बताया था ना कि उसके साथ क्या क्या किया है उसने। मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी मेरी तरह से स्ट्रांग बने। उसके लिए पहले मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना था। फिलहाल ये सब बातें छोड़ो, मैं शॉवर लेकर आती हूँ। तुम जल्दी से मेरे लिए ब्रेकफास्ट रेडी करो, बड़ी भूख लगी है। राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, इतने सालों बाद तुम्हें पहले की तरह इतना स्ट्रांग देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है सोना। सच में अब लग रहा है मेरी पुरानी वाली दोस्त वापस लौट आई, जो एकदम फायर है। रजावत पैलेस। दूसरी तरफ रजावत पैलेस में दादी बड़ी परेशान सी नजर आ रही थी। वो माही के नीचे आने का इंतज़ार कर रही थी। अदिति ने कहा, दादी, माही अभी आ रही है, आप प्लीज़ बैठ तो जाइए। दादी ने कहा, माही आने में इतनी देर क्यों कर रही है और पहले ही दिन ऑफिस में लेट होना है क्या?
वहाँ पर और भी लोग भी मौजूद थे। अधिराज जी, आदित्य, अभिराज, स्वर्णा, सभी लोग माही के ऑफिस जाने से बहुत ही ज़्यादा खुश थे। तभी आदित्य की नज़रें सीढ़ी पर गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, लो, आपका इंतज़ार खत्म हुआ और आ गई माही। माही ने इस वक्त एक फॉर्मल सूट पहना हुआ था। आज माही का लुक और दिनों से बिल्कुल अलग था। आज वाकई में वो दिखने में एक बिजनेस वूमेन की तरह ही लग रही थी। उसके चेहरे पर नजर आ रहे कॉन्फिडेंस उसे और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। माही ने अपने बालों को हाई पोनी बनाई थी, हाथ में मैचिंग ब्रेसलेट और एक हाथ में वॉच और पैरों में हाई हील सैंडल। माही एक एक सीढ़ी उतरते हुए नीचे आई और दादी के सामने खड़े होते कहा, दादी कैसी लग रही हूँ मैं? कोई कमी तो नहीं है ना? दादी ने माही की भलाई लेते हुए कहा, बिल्कुल बिजनेस वुमन लग रही हो तुम। लगता है कि जैसे अब तुम बिजनेस के सभी को पीछे छोड़ दोगी। माही ने खुश होते हुए कहा, सच्ची दादी, मैं तो यही सोचकर ऑफिस जा रही हूँ कि मैं सभी को मुझे अपने पीछे छोड़ना है। फिर मन ही मन कहा, उसको भी जो मुझे छोड़कर चला गया। माही का इंतजार रणवीर इशारा में वी की तरफ था। तभी आदित्य ने कहा, तुम्हारा ये कॉन्फिडेंस हमें बहुत अच्छा लगा माही। बस इसी कॉन्फिडेंस को बनाए रखना, यही तुम्हारे बिजनेस स्किल में आगे बहुत काम आएगा। तभी माही ने थोड़ा नर्वस होते हुए कहा, पर भाई मुझे बिजनेस के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मैं पहली बार ऑफिस जा रही हूँ ना, पता नहीं मैं वहाँ का काम संभाल पाऊंगी कि नहीं। तो अधिराज जी ने माही को समझाते हुए कहा, माही, हर कोई पहली बार कुछ ना कुछ करता है ना, और जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे ही हमारी एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो तुम्हारा भी ये फर्स्ट टाइम एक दिन एक्सपीरियंसिंग में बदल ही जाएगा। आदित्य ने कहा, सही कह रहे हो दादाजी आप। फिर हम सब हैं ना तुम्हारा साथ देने के लिए। इस बात पर अभिराज जी ने कहा, सही है माही, कोई भी प्रॉब्लम हो हम में किसी को भी कह देना, हम है ना तुम्हारे प्रॉब्लम में यूँ चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तभी अदिति ने गोद में अव्यान माही की तरफ हाथ बढ़ाते हुए रोने लगा। मतलब वो माही की गोद में आना चाहता था। निया ने हंसते हुए कहा, अव्यान, तुम्हारी चाची आज ऑफिस जा रही है और अभी वो तुम्हारे साथ नहीं खेल सकती। पर अव्यान तो माही को गोद में आने के लिए मचल रहा था। जैसे ही निया ने ये कहा कि अब तुम्हारी चाची अब तुम्हें गोद में नहीं ले सकती, वह ऑफिस जा रही है, तो अव्यान मचलने लगा। वो वो माही की तरफ गोद में आने के लिए। आज अव्यान की इतनी क्यूट सी हरकत देखकर सभी के फेस पे स्माइल आ गई। माही ने भी आगे बढ़कर अव्यान को अपनी गोद में ले लिया और उसके फूले हुए गालों पर किस करते हुए कहा, अव्यान, मैं शाम को आकर तुम्हारे साथ ढेर सारा खेलूंगी, ठीक है ना? अभी तो मुझे ऑफिस जाना है ना। अव्यान अब काफ़ी बड़ा हो गया था और वह माही से बहुत हिल मिल गया था। माही भी अव्यान के साथ खेलकर अपने सारे दुख तकलीफ भूल जाया करती थी। इन 6 महीनों में अव्यान ही तो था जिसने माही को काफ़ी हद तक नॉर्मल होने में मदद की थी। पर अव्यान ने अपना सिर माही के कंधे पर रख लिया, जैसे जता रहा हूँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा, अगर चाहे तो मुझे भी साथ लेकर जाओ। आदित्य ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है हमारा अव्यान भी ऑफिस जाने के लिए तैयार है। क्यों अदिति, इसे भी साथ ले जाएं? अदिति ने कहा, अगर इसे साथ ले गए ना तो आप ऑफिस का काम नहीं बल्कि इसे ही संभालते फिरेंगे। फिर अदिति ने अव्यान को अपनी तरफ लेते हुए कहा, अव्यान आ जाओ मेरे पास, देखो चाची को ऑफिस जाना है ना, वरना देर हो जाएगी। तुम क्या चाहते हो चाची पहले दिन लेट हो जाए? अव्यान ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और वापस अपना सिर माही के कंधे पर टिका लिया। अदिति ने अपना सिर नाम में हिलाते हुए कहा, अब इसे कैसे मनाना है ये मुझे अच्छे से पता है। अदिति ने सोफे पे रखा हुआ एक अव्यान का फेवरेट टॉय उठाया और फिर माही के पीछे जाकर अव्यान के चेहरे के आगे उस टॉय को दिखाते हुए कहा, अव्यान ये देखो मम्मा के पास क्या है, मैं आपको चाहिए क्या? अव्यान ने जैसे उस टॉय को देखा तो खिलखिलाकर हंसने लगा, क्योंकि टॉय को हिलाने से बहुत सी क्यूट सी आवाज़ें आती थी। अव्यान अब इस टॉय को खिलखिलाकर हंसते हुए देख रहा था। अदिति ने कहा, तुम्हें ये चाहिए तो मेरे पास आओ। अव्यान ने अपनी बाहें अपनी माँ की तरफ बढ़ा दी तो अदिति ने संभाल कर अपने बेटे को अपनी गोद में ले लिया
और उस टॉयज को अभियान को पकड़ा दिया। अभियान का ध्यान अब उस टॉय पर चला गया। निया ने कहा, लो, प्रॉब्लम तो अदिति ने सॉल्व कर दी। दादी ने निया से कहा, निया, आरती की थाल लेकर आओ। आज माही पहली बार ऑफिस जा रही है, तो मैं चाहती हूँ भगवान का आशीर्वाद माही को मिले ताकि ये अपना काम अच्छे से कर सके। निया ने अपना सिर हाँ में हिलाया और कुछ ही देर बाद जाकर आरती की थाली लाई और दादी के हाथ में पकड़ा दी। दादी ने पहले माही की आरती उतारी और फिर टीका माही के माथे पर लगाते हुए कहा, भगवान तुम्हें जिंदगी की सारी खुशियाँ दे और तुम्हें सभी परेशानियों से दूर रखे। ये कहकर दादी ने माही के माथे को चूम लिया। फिर अधिराज जी ने कहा, अब जल्दी करो, पहले ही दिन देर करना है क्या? माही ने कहा, मैं रेडी हूँ दादाजी, प्लीज़ चलिए। कुछ ही देर में सभी लोग वहाँ से निकल गए। माही दादाजी के साथ गाड़ी में पीछे सीट पर बैठी हुई थी और विंडो से बाहर देख रही थी। माही की आंखों में एक उदासी थी, जैसे आज से अपनी ज़िंदगी के इतने बड़े दिन में किसी को मिस कर रही हो, पर वो ये बात कभी किसी को कहती नहीं थी। वैसे सही थी, माही रणवीर को मिस कर रही थी। आखिर उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा दिन था, वो पहली बार ऑफिस जा रही थी। इसलिए माही ने कभी ना कभी ये सपना तो देख ही था कि जब भी वो बिजनेस वूमेन ज्वाइन करे, तब उस पल रणवीर उसके साथ हो। और रणवीर की ऑब्सेस माही को उदास होने के लिए मजबूर कर रही थी। कुछ ही देर में माही रजावत एम्पायर पहुंच गई थी और कुछ ही देर में माही रजावत एम्पायर पहुंच गई थी। जैसे ही वो गाड़ी से उतरी, उसने देखा कि सारे एम्प्लॉयज़ माही का वेलकम करने के लिए उसके पास आए और किसी ने माही को बुके गिफ्ट किया तो किसी ने माही को ढेर सारी बेस्ट विशेस दी। अपना इतना अच्छा वेलकम देखकर तो माही खुशी से फूल ही ना समाई। उसने आदित्य की तरफ देखा तो आदित्य ने भी उसकी पलकें झपकाते हुए कहा, ये सारी तैयारी पहले ही हो गई थी और तुम ये डिसीजन करती हो माही, और तुम ये डिज़र्व करती हो। तभी वहाँ पर राजवीर की आवाज़ आई, वेलकम टू योर न्यू जर्नी माही। माही ने देखा उसे कुछ ही दूर पर राजवीर स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। माही ने भी मुस्कुराते हुए कहा, राजवीर भाई, आप यहाँ? तो राजवीर ने उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, मेरी छोटी बहन अपनी नई जर्नी की स्टार्टिंग कर रही है, तो क्या मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? माही ने राजवीर का हक करते हुए कहा, नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप सबके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। राजवीर ने कहा, अब चलिए अंदर, तुम्हारा कैबिन तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है। माही, राजवीर, आदित्य, अधिराज जी और अभिराज जी एक लिफ्ट की तरफ बढ़ गए। ये एक प्राइवेट लिफ्ट थी जिसे सिर्फ इस कंपनी के ऑनर ही यूज़ करते थे। लिफ्ट काफ़ी बड़ी थी, जिसमें करीब 20 लोग भी आराम से आ जा सकते थे। ऐसा नहीं था कि माही पहली बार इस कंपनी में आ रही थी। वो अधिराज जी के साथ कई बार इस कंपनी में आ चुकी थी, लेकिन रणवीर के साथ शादी के बाद वो कभी भी इस कंपनी में नहीं आई थी। उसे तो यहाँ आकर वही बचपन की यादें आ रही थी, किस तरह से निया और माही दोनों ही दादाजी के साथ कंपनी आने की जिद किया करती थी और फिर यहाँ पर उन्हें ज़्यादातर परेशान ही करती थी, जिस वजह से उन्हें वापस घर भेजना पड़ता था। माही ने तभी सपना देख लिया था कि एक दिन वो बिजनेस वुमेन बनेगी और उसका भी एक कैबिन इस आलीशान बिल्डिंग में होगा। कुछ ही देर में वो लोग टॉप फ्लोर पर बने एक कैबिन में पहुंचे। ये कैबिन बहुत बड़ा, काफ़ी खूबसूरत था। उसके सामने वाली पूरी तरह से ग्लास वॉल से बनी हुई थी, जिसमें आधे शहर का नज़ारा नज़र आ रहा था। ये कैबिन बिल्डिंग की टॉप फ्लोर पर था। इसी कैबिन के बगल में रणवीर का कैबिन बना हुआ था। माही को इस कैबिन में पता नहीं था, लेकिन आदित्य को ये बात अच्छे से पता थी। माही ने उस कैबिन को देखते हुए कहा, वाह, ये मेरा कैबिन है, क्या मैं यहाँ अकेले काम करूँगी? तो राजवी ने हंसते हुए कहा, नहीं माही, 10-15 लोग और आएंगे यहाँ काम करने के लिए, तुम्हें उनके साथ ही कैबिन शेयर करना होगा। माही ने मुंह बनाकर कहा, भाई, मेरा मजाक मत उड़ाइए, मेरा मतलब इतना बड़ा कैबिन, मैं तो इसे देखकर ही हैरान हो गई। आदित्य ने कहा, सॉरी
आदित्य ने कहा, पहले ये बताओ तुम्हें ये कैबिन कैसा लगा? तुम्हें पता है इसका इंटीरियर मैंने पसंद किया है। भाई ने खुश होते कहा, ये बहुत खूबसूरत है, थैंक यू भाई। राजवीर ने कहा, अभी फिलहाल हम लोग चलते हैं, हमें और भी काम है, तुमसे बाद में आकर मिलते हैं, ठीक है? राजवीर ने आदित्य को कुछ इशारा किया और केबिन से बाहर निकल गया। आदित्य भी उसके पीछे वहां से चला गया। अभिराज जी ने भी माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, अच्छे से मन लगाकर काम करना और हमारा नाम रोशन करना, ताकि हम भी गर्व से कह सकें, माही हमारी बहू है। माही ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया तो अभिराज जी ने केबिन के बाहर चले गए और केबिन में सिर्फ अब अधिराज जी और माही मौजूद थे। अधिराज जी ने वहाँ रखी रेलिंग चेयर के पास गए और माही को अपने पास आने का इशारा किया। माही जाकर उनके पास खड़ी हो गई तो अधिराज जी ने उसे कंधों पकड़कर रोलिंग चेयर पर बैठाया और कहा, आज से ये जिम्मेदारी तुम्हारी है और मैं उम्मीद करता हूँ माही कि तुम एक दिन मेरा नाम ज़रूर रोशन करोगी और अपने दादू का भी। माही ने कहा, जी दादू, मैं ऐसा ही पूरी मेहनत करूंगी। अधिराज जी जाकर सामने डेस्क के दूसरी तरफ रखी चेयर पर जाकर बैठ गए और बोले, वैसे तुमने कुछ सोचा माही कि तुम किस तरह से प्रोजेक्ट करने वाली हो? माही ने सोचते हुए कहा, अभी कुछ खास तो नहीं, पर मेरा एक ड्रीम है, क्या मैं अब से शेयर करूं? तो दादाजी ने कहा, बिल्कुल कर सकती हो, कौन सा ड्रीम है तुम्हारा? तो माही ने एक्साइटमेंट के साथ कहा, दादाजी मुझे एक मॉल बनाना है। मतलब अक्सर कर जो मॉल होते हैं ना, वो विदेशी सामान बेचते हैं, वैसा मॉल नहीं, बल्कि वैसा मॉल जहाँ पर हर शॉप पर हमारे इंडियन के कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ें मिले। दादाजी ने कहा, तो ये बहुत अच्छा आइडिया है माही, मुझे आगे बताओ और क्या सोचा है तुमने? तो माही ने कहा, दादाजी आपको पता है हमारे पूरे इंडिया में अलग अलग स्टेट में कई सारी ऐसी कलाएं हैं जो धीरे धीरे डिसअपेयरिंग होती जा रही है, क्योंकि उनके जो कारीगर हैं उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है जहाँ वो अपनी कला के नमूने पूरी दुनिया के सामने ला सकें। दादाजी ने कहा, तुम्हारी बात सही है माई, पर ऐसे कई लोग हैं जो विदेशों में अपनी कल्चर से जुड़ी चीज़ों को सेल करते हैं और यहाँ पर भी अपने कल्चर का प्रदर्शन भी करते हैं। तो माही ने कहा, वो लोग अपना नाम बना चुके हैं, पर आज भी कई ऐसे लोग हैं जो अपना नाम बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पर वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड भी हैं। तो बस हमें उन टैलेंटेड लोगों का मौका देना है और उसके अलावा मैंने सोचा है क्यों ना एक ऐसी एकेडमी बनाई जाए जहाँ पर ऐसे लोगों आगे वाली जनरेशन को अपनी कला सिखाकर, ताकि ये कला कभी लुप्त ना हो और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहे। इससे नई जनरेशन को भी देश के कल्चर से जुड़ने का मौका मिलेगा। दादाजी ने खुश होते कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है माही, और वाकई में मैं तो खुद इस प्रोजेक्ट में अब इंटरेस्ट लेने लगा हूँ, तो मैं जल्द से जल्द इस पर काम करना शुरू कर देना चाहिए। माही ने कहा, हाँ दादाजी, मैं ये आइडिया समर्थ के साथ भी डिस्कस करूँगी। आपको पता है समर्थ भी इस तरह के आइडियाज़ को बहुत इंटरेस्टेड है, तो मैं सोच रही हूँ मैं उसके साथ पार्टनरशिप में ये काम करूँ। दादाजी ने कहा, ठीक है, तुम और समर्थ मिलकर आगे की प्लानिंग करो और जैसे भी मुझे इन्फॉर्म कर देना, मैं तुम्हें आगे गाइड कर दूंगा, ठीक है? माई ने अपना सिर हाँ में हिलाया और दादाजी ने खड़े होते कहा, अब संभालो अपना कैबिन, और मैं चला घर आराम करने। माई ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अभी आप आराम कर लीजिए, फिर शाम को आकर मैं आपको परेशान करूँगी। मुझे पता है आपने मुझे ऑफिस इसलिए भेजा है ना, ताकि मैं घर पर आपको परेशान ना कर सकूं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, हे भगवान, माही तुम्हें पता कैसे चल गया मेरी प्लानिंग के बारे में? मैंने वाकई में तुम्हें इसलिए ऑफिस भेजा था क्योंकि तुम घर पर हमेशा मेरा जीना हराम करके रखती हो। दादाजी की बात पर माही खिलखिलाकर हंसने लगी। दादाजी भी हंसते हुए केबिन से बाहर चले गए। माही खड़े होकर पूरे केबिन को देखने लगी। फिर कुछ देर बाद वो जाकर उस बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधे हुए बोली, वेलकम टू योर न्यू जर्नी माही। अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, सिर्फ आगे बढ़ते जाना है और अपने सपनों को पूरा करना है।
जो लोग छोड़कर चले गए उनके बारे में सोचना छोड़ दे, क्योंकि जो लोग वादा करने के बाद आपको आधे रास्ते में छोड़कर चले जाते हैं उनसे आगे कोई भी उम्मीद करना बेवकूफ़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ राजवीर और आदित्य दोनों ही आदित्य के कैबिन में बैठे थे। राजवीर इस वक्त सोफे पर बैठे हुए कुछ सोच रहा था, वहीं आदित्य भी अपने फोन में कुछ देख रहा था। तभी कुछ देर में आदित्य का फोन रिंग करने लगा। आदित्य ने जब फोन पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखा तो फिर राजवीर की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर का फोन है। राजवीर ने सीधे बैठते हुए कहा, तो पिक करना। आदित्य ने फोन पिक किया तो कान पर लगाते हुए कहा, हेलो रणवीर। सामने से रणवीर ने अपनी भारी गहरी आवाज में कहा, काम हो गया आदित्य? तो आदित्य ने कहा, जैसे तुमने कहा वैसा हो गया, माही ऑफिस आने के लिए तैयार हो गई। ये सुनकर रणवीर के होठों पे हल्की सी मुस्कुराए। आखिरकार वो मान ही गई ना। तो आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बड़ी कड़ी मुश्किल करनी पड़ी उसे मनाने के लिए। रणवीर ने फिर आगे पूछा, और दूसरा काम जो कहा था? तो आदित्य ने कहा, हाँ, तुम्हारे साइड वाला केबिन ही दिया है, उसे चिंता मत करो। रणवीर ने पूछा, उसे पता है उसे जो केबिन दिया गया है वो मेरे केबिन के बगल में है? आदित्य ने कहा, नहीं, उसने कभी तुम्हारा केबिन देखा ही नहीं, तो उसे कैसे पता चलेगा? वैसे तुम कब वापस लौट रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारा वक्त ज़्यादा ही हो गया है? बस कुछ दिन और, उसके बाद मैं हमेशा के लिए अपनी माही के पास लौट आऊँगा। आदित्य ने कहा, तुम जिस तरह से उसे छोड़कर गए हो ना रणवीर, मुझे नहीं लगता कि वो तुम्हें माफ़ करेगी। रणवीर ने एक फीकी सी हंसी हंसते हुए कहा, जानता हूँ, उसका हक है मुझ पर गुस्सा करने का। वो जो सज़ा देना चाहेगी मुझे वो सज़ा भी मंजूर है, पर मैं उसे मना ही लूँगा। आदित्य ने कहा, देखते हैं कैसे मनाते हो तुम उसे, क्योंकि जब तुम गए थी तब से माही ने एक बार भी तुम्हारे नाम का जिक्र नहीं किया। इसका मतलब समझते हो ना? रणवीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सब समझता हूँ मैं, उसे भी और उसके गुस्से को भी। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ये कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। राजवीर ने पूछा, क्या कह रहा था, कब वापस लौट रहा है? आदित्य ने कहा, भाई कुछ दिन बाद, पता नहीं वो कुछ दिन कब खत्म होंगे। सही बताऊँ तो जो हालत मैंने माही की देखी है ना, उसे याद करके तो मन ही मन कर रहा है कि पहले रणवीर की पिटाई कर दो। रणवीर ने हंसते हुए कहा, बस भी कर, ये पिटाई करने का हक तुम माही को ही दे दो तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन रणवीर ने जो किया है मेरी नज़र में वो गलत नहीं किया, तुम जानते हो ना क्यों? आदित्य ने कहा, जानता हूँ, क्योंकि अगर माही को अपने बाप पर सच पता चल जाता तो शायद वो इसी गिल्ट में ही मर जाती, और रणवीर उसे इस गिल्ट से बचाना चाहता था। फिलहाल तो मैंने सुना है रणवीर ने उसे ब्लैक स्टोन की अच्छी खासी लंका लगाई हुई है। रणवीर ने हंसते हुए कहा राजवीर ने हंसते हुए कहा, बस ये समझ लो कि ब्लैक स्टोन अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कभी भी रणवीर का आखिरी बार उसे मौत की नींद सुला सकता है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।